गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 9 का हाइड्रोजन के बारे में आपको जानकारी दिया। इसके बाद मैं आपको इसमें कुछ संबंधित समस्थानिक भी पढ़ा। आइसोटोप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वाटर। वाटर मतलब बच्चों आप जानते हैं जल जो हम लोग पीते हैं वही है पानी। पानी का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो इसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा, H2O होता है। क्या होता है? H2O। ठीक है, तो ये वाटर का फार्मूला है H2O। अब बात करते हैं इसका एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चों? यदि हम हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? 1.008 होता है। और कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, उस भी हाइड्रोजन का 1.008 होगा। इसके बाद यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका बच्चों कितना होता है? एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, और आप इसको क्या करें, ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका 18.016। यानी यदि 18.016 है एग्जैक्ट वैल्यू है, हम इसको टोटल मान करके 18 ही पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? 18 एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का यदि आपको एटॉमिक मास निकालना हो तो उसके अणुभार को पता होना चाहिए। यदि आपका मॉलिक्यूलर मास, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जब तक आपको नहीं पता होगा, एटॉमिक मास नहीं पता होगा, आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। ये आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है और ये दोनों एटॉमिक मास हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा सभी का ये एटॉमिक मास है, चाहे आप इसकी बात करें चाहे तीनों में। ठीक है, एटॉमिक मास तीनों का है। अब देखिए, ये एटॉमिक मास नहीं होगा, ये किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ये तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दिया। यदि मान लीजिए हम NaCl की बात करते हैं, ठीक है, NaCl में अगर मान के चलो एटॉमिक मास कितना होगा Na का, तो आपका हो जाएगा 23। Na का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। और क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? 35.5। ये एटॉमिक मास है। आप इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? आपका हो जाएगा इसमें 35, 8 और 58.5। यानी का आपका 23 हो गया और 35.5 आपका क्या हुआ? Cl का हो गया। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 3 8 हो गया, 6 5 हो गया, 5। यानी ये क्या निकल के आया? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाला जाता है। बन जाएगा, कोई भी कंपाउंड हो आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। थोड़ा बेसिक था, मैं आपको लेके बता दिया। आप NaCl का भी निकाल सकते हैं। NaCl का हो गया, यानी HCl का। HCl मतलब हाइड्रोजन 1 + 35.5 इक्वल टू 36.5। H2SO4, H2SO4 का 98 आता है। HNO3 63 है। ये कैसे आएंगे आप इसको निकालिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ, याद रखिएगा बच्चों, और आपसे निकालना आना चाहिए। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स करेंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक था, मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। मेरा टॉपिक क्या है बच्चों? वाटर। आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है, किसे कहते हैं? तो जल एक स्थायी एवं सर्वाधिक उपलब्ध वाला द्रव किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है? वह एक प्रकार का स्थायी है और एक प्रकार का निश्चित द्रव है। ठीक है बच्चों, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हम आपको छोटी बातें नहीं करेंगे, हमने रिलेटेड से बात करेंगे जो हमको पेपर लिखना है।
तो जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सभी को घोल सकता है। ठीक है, और यह स्थायी और सर्वाधिक उपलब्ध वाला द्रव होता है, सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है, चाहे कोई भी जीव हो जल के बिना नहीं रह सकता है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से भरा है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग, याद रखिए बच्चों, 3/4 भाग। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? माना कि हमारी पृथ्वी है, ठीक, इस पृथ्वी में 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3 हिस्सा, चौथे का तीसरा हिस्सा, ये आप मान के 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कहना चाहिए कि आपका 3/4 यानी 25%, 25% और 25%, 25%। समझ में आ गया? अब आप ध्यान देखिए कि 3/4 भाग क्या है? 3/4 भाग जल द्वारा ढका हुआ है। 3/4 भाग जल द्वारा ढका हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? हमारा तीसरा हिस्सा यानी यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट कितना है? टोटल अगर इसकी आप सॉल्व करते हैं इसको, कितना निकल के आएगा? अगर इसको और ये इसको तीनों हम जोड़ देते हैं तो 75% का क्या होता है? जल से घिरा होता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? लिक्विड, द्रव अवस्था में जल से घिरा हुआ है। कितने प्रतिशत है? 75% पूरा जल से भरा हुआ है। तो ये क्या कहा कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग क्या है? जल द्वारा ढका हुआ है। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, कुछ जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा। मानव शरीर का 2/3 भाग जल है। मानव शरीर का 2/3 भाग जल है। ठीक है, यानी उसमें भी आगे 1/4 था जिसमें 2 हिस्सा आपका वाटर मॉलिक्यूल से भरा होता है। इसके बाद रसायनों के लिए, रसायनज्ञों के लिए विशेष महत्व है कि क्योंकि यह बहुत अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए यह सर्वाधिक विलायक, याद रखिएगा, बहुत अधिक पदार्थों को घोलने में क्षमता रखता है। क्या है? बहुत अधिक पदार्थों को घोलने में क्षमता रखता है। इसलिए क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है इसे? सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? कहा जाता है। ये सार्वत्रिक विलायक आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक विलायक होता है? 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको द्रव रहेगा या जल। याद रखिएगा, बहुत ही अधिक पदार्थों को घोलने में क्षमता रखता है। कौन? जल। इसलिए क्या होता है? सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। यह कहा जाता है, इसलिए सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जीव जंतु भोजन के बिना कुछ दिन तक रह सकते हैं किंतु जल के बिना नहीं। याद रखिएगा, जीव जंतु भोजन के बिना कुछ दिन तक रह सकते हैं। भोजन यदि नहीं मिलेगा तो आप कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल नहीं मिला तो निश्चित रूप से जाना कंपल्सरी है। कहा जाता है पृथ्वी के ठंडे भागों में बर्फ से ढका होता है, जिसके नीचे ठंडा जल पाया जाता है, जिसमें से पौधे जंतु पाए जाते हैं। वायुमंडल में यह जलवाष्प के रूप में हमेशा उपस्थित रहता है।
पर वायुमंडल में क्या होता है, हल्का जल वाष्प के पास एनर्जी होती है। एक मान चलिए गर्मी का समय है, उसमें अचानक वर्षा हो जाए थोड़ी सी, उसमें नमी बनती है। नमी का मतलब क्या हुआ, जल वाष्प बना हुआ है। तो ये क्या है, निश्चित रूप से नमी बनी थी और पानी से बारिश हुई, नमी और गई, उसमें क्या हुआ, गर्मी का एहसास ज्यादा लगने लगता है। तो मतलब कहना चाहिए कि वायुमंडल में हमेशा जल वाष्प रुके रहता है। प्रारंभ में जल को एक तत्व माना जाता था, मैक्यूर प्रारंभ में जल को क्या एक तत्व माना जाता था। क्या जल एक तत्व है, नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्यों इसको कंपाउंड के रूप में यौगिक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्या कहा इन्होंने, प्रारंभ में जल को एक तत्व माना जाता था, मैक्यूर 1776 वैज्ञानिक का नाम है मैक्यूर। कौन सा साइंटिस्ट है, मैक्यूर। क्या किया था इसमें, इसे यौगिक के रूप में प्रमाणित किया। याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम क्या है, मैक्यूर। 1776 में इसे क्या कहा, यौगिक के रूप में प्रमाणित किया। ठीक है, मैक्यूर हमारे साइंटिस्ट हैं। सन 1776 में उन्होंने क्या कहा है, उन्हें यौगिक के रूप में प्रमाणित कर दिया गया। कैवेंडिश 1781 में इसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक कहा। कैवेंडिश कौन से वैज्ञानिक हैं, मैक्यूर हो गए, और ये कौन से हैं, कैवेंडिश। क्या कहा इन्होंने, तत्व और हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहा, 1786 में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक कहा। पुराने जितने ही देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक कहा। ठीक है, कैवेंडिश ने उन्हें H2O2 का यौगिक बताया, और इससे प्रारंभ में शुरू में कहा जाता है कि तो एक प्रकार का जल एक प्रकार का तत्व है, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैक्यूर वैज्ञानिक 1776 में इसे यौगिक के रूप में प्रमाणित कर दिया गया, और जब ये यौगिक के रूप में प्रमाण कर दिया गया तो कैवेंडिश आए और इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी, और इन्होंने कहा 1781 में H2 और O2 जैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक मान लिया था। इसके बाद ये सामान्य द्रव्य था। 1783 में इसका अणुसूत्र दिया उन्होंने। अणुसूत्र को क्या बोलते हैं, 1783, यानी इन्होंने 1781 में क्या किया, H2O2 का यौगिक बनाया, और 1783 में इन्होंने अणुसूत्र का निर्माण कर दिया। अणुसूत्र का मतलब क्या होगा बच्चों, H2O बता दिया, यानी ये यहाँ पर क्या है, अणुसूत्र है, H2O का निर्माण कर दिया, बता दिया कि इनका सूत्र क्या होगा, अणुसूत्र H2O दिया। प्राकृतिक जलों में वर्षा का जल शुद्ध है, यानी प्राकृतिक जलों में वर्षा का जल शुद्ध तब होता है प्रारंभ में, वार्षिक का जल, वर्षा का जल अधिक शुद्ध नहीं जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय गैसों को अवशोषित करता है, क्योंकि उसके बाद शुद्ध रहता है, और जो क्षेत्रों में वर्षा के जल में सूक्ष्म की कुछ मात्रा पाए जाने की संभावना रहती है। क्यों ऐसा कहा जाता है बच्चों, कहते हैं कि जब वर्षा, प्रथम वर्षा जब होती है मई जून में, तो क्यों उसे कहा जाता है कि नहीं भीग रहती, उसका कारण क्या है, आपके वायुमंडलीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन गैस मिली होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, HCl, जितने भी गैसें, आर्गन, भिन्न प्रकार की गैसें होती है, वो कहाँ है, वायुमंडल में फैली हुई है। अब क्या होता है,
जब अचानक बारिश होती है उसके साथ वह जो हमारा H2SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना कैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इन्होंने कहा ये सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा देंगे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन की क्रिया O2 के साथ करा देंगे जला देंगे तो CO2 बन गया। मतलब क्या है, कार्बन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन हमारे पास चारों तरफ फैली हुई है, क्रिया करा देते हैं तो O2 बन जाता है। ये वर्षा में जाकर मिल करके और जिस स्थान पर पड़ता है निश्चित रूप से उसका क्षरण हो जाता है। कहा जाते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है वह निश्चित रूप से धीरे धीरे क्षरण होता होता क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, नष्ट हो गया। तो मतलब कहा चाहिए क्यों ऐसा हो गया, मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें होती है पहली वर्षा में देखिए क्यों ऐसा हो जाता है, आप ही देखिए मतलब बारिश होती है तो निश्चित रूप से 2 या 3 वर्ष अगर मान लीजिए खुदाई होती है निश्चित रूप से क्या हो जाता है, वो अपने आप गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, उसका कारण सिर्फ यही है कि एसिड है क्या, H2SO4 या CnO3, यदि ये हाथ पर पड़ेगा तो जला देंगे तो लेकिन पृथ्वी पर पड़ेगा तो क्या हालत होगी, तो निश्चित रूप से धीरे 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 क्या होगा, ये एरिया क्या होती है, क्षरित हो जाती है, क्षरण हो जाता है और पता चल जाता है। अगर आपके शरीर में इसकी ग्लूकोज थोड़े बहुत पड़ेगी तो क्या होगा, एकदम जलना जैसा बन जाता है और जाने आपके शरीर में दाने पड़ाते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है पहले बारिश में यदि आप भीगते हैं तो निश्चित रूप से आप एसिड से ग्रसित हो रहे हैं। इसी कारण से आपके मम्मी पापा क्या करते होंगे, मना करते हैं कि पहली बारिश में आपको भीगना नहीं है, नहीं तो दाने आ जाएंगे। उनका कारण तो नहीं पता है लेकिन आपको पता है। ठीक बच्चों, सिर्फ इसी कारण से वर्षा की पहली जो वर्षा होती है उसमें ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब कहाँ चाहिए, ये विभिन्न प्रकार जैसे वायुमंडल फैली हुई है और वर्षा के साथ मिल करके पृथ्वी में गिरती है तो निश्चित रूप से पैदा होता है और उसका क्षरण होता है, धीरे धीरे बारिश होना शुरू होता है और जब कई बार बारिश हो जाती है तो वो वहां से क्षरण हो जाता है। इसके बाद वहां पे वर्षा होती है और उसका उपयोग होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम जाते हैं और आगे। अब आप पढ़ते हैं जल अणु जल की संरचना। जल अणु की संरचना क्या होगी बच्चों, H2O तो आप नाम सुने हुए हैं लेकिन चलिए थोड़ा सा और इसके अंदर बेसिक की बात करते हैं। H2O का नाम सुना है लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा, परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होगा 8 होगा। चलिए थोड़ा ये तालियों को क्लियर करते हैं। ये किसके अंदर आता है बच्चों, जल अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, जल अणु मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, जल अणु की संरचना। या तो वाटर का मतलब हो गया जल, मॉलिक्यूल का मतलब हो गया अणु, जल अणु की क्या हो गया, संरचना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल अणु की संरचना कैसे होगी, देखिए क्या होगा। पहले तो आप यहाँ देखिए जल का केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, इसके बाद आपस में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वाटर सबसे कितने 6 पाए जाते हैं। मतलब H2O का केंद्रीय परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन। कैसे देख लीजिए, बताइए ये इसके पास गिरा है, ये इसके पास गिरा है, इसके चारों तरफ ये है, क्योंकि ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या है ये, मतलब पता चले कि जल का सूत्र होता है H2O। इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, एक मतलब HOH। थोड़ा सा इससे इलेक्ट्रॉनिक में जाकर लेते हैं और आगे इससे बेसिक की बात करता हूं। ठीक है, पहले ये देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 कंफर्म हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 1 और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2 पे 6
तो 6 क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा 2p4 होगा। अब इसमें यहाँ देखिए इनके बातम पक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 2 6, कितना हुआ 4 और 2 आपका हो गया 6 हो गया। अब देखिए इनके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे अंतर को प्राप्त करना है, कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। और आगे चलते हैं, ऑक्सीजन के वाहक कोश में तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अष्टक को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मिश्रित होकर के समान ऊर्जा एवं समान आकृति वाले sp3 संरचना के प्रकार के 4 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसमें 2 कक्षक पूर्ण भरे होते हैं तथा 2 sp3 कक्षक आंशिक रूप से होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा बच्चों, इनमें से क्या होगा कि H2O में किस प्रकार का संरचना पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे sp3 संरचना पाया जाता है। क्या H2O में किस प्रकार का संरचना पाया जाएगा, तो sp3। एक S की कक्षा होगी और P की कितनी होगी 3 होगी। एक S की कक्षा P की कक्षा मिलकर के क्या बना दिया, sp3 संरचना का निर्माण कर दिया। और संरचना को बहुत से बताएंगे क्यों, 4 अध्याय में, चौथे अध्याय में संरचना ही दिया हुआ है, तो उसको हम बाद में बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आज मैं इसको डिटेल बता देता हूँ। ऑक्सीजन के 2 अर्धपूर्ण sp3 संकेत कक्षक में 2 हाइड्रोजन परमाणु मध्य कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके और OH बंध बनाकर के सिग्मा का संयोजक बंध बनाते हैं, जबकि पूर्ण भरे 2 sp3 संकेत कक्षकों के इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के बाहर कोश में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऑक्सीजन का अगला कहना चाहिए कि अगर मान लीजिए H2O में डालता हूँ, देखिए कैसे H2O H और H ये हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ये दोनों बना करके एक बंध का निर्माण कर दिए, ये दोनों मिलकर के एक बंध का निर्माण कर दिए। आप कितना बचा 2 2 बच रहा है ना, इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है 2, तो आप बोल दीजिए ऑक्सीजन में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्या ऑक्सीजन में नहीं, आप H2O लीजिए, H2O में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन, H2O में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे है युग्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए बच्चों, LPE कोष्टक में लिख लीजिए, LPE मतलब क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ, मतलब कहना चाहिए ये जो ये दोनों पाए जाते हैं, इनके बीच में एक बंध का निर्माण हो जाता है और इन दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण हो जाएगा। अब कितना बचा 2 और 2 बच रहे हैं, यही क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मेटल में क्वेश्चन था ऑक्सीजन में कितने लोन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है बन जाएगा। और आगे चलते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। sp3 संरचना के आधार पर जल में H2O बंध कोण अथवा और डिटेल बात करते हैं। देखिए sp3 संचरण के कारण जल, sp3 संचरण के कारण जल में HOH बंध कोण, जल में HOH बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, होता ही है
109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। इसका SOS का वर्गमूल किसके आधार पर, sp3 संख्या के आधार पर। लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम होती है। क्या होगा इसमें, आपेक्षिक sp2 104.5 डिग्री कोण भी पाया जाता है। ये किसके आधार पर, VSEPR वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी का मतलब क्या होता है, वैलेंस VS वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, P मतलब पेयर, R मतलब रिपल्सन, C मतलब थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी VSEPR के आधार पर देखा जाता है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि H2O में 109 डिग्री 28 मिनट पूर्ण ना होकर के 104.5 डिग्री का 104.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो क्या जाएगा आपको, H2O में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए। कितने डिग्री का, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। VSEPR सिद्धांत के आधार पर तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिसके कारण इसका बंध कोण घट करके 104.5 डिग्री का हो जाता है। जाएगा ऑब्जेक्टिव में, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि H2O में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो H2O में किस प्रकार का संतुलन होगा, sp3 संतुलन। H2O में बंध कोण कितना होगा, दोनों आपको रहेंगे, आप इसको चेक करिएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा sp3 संतुलन के आधार पर जल में HOS बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, किंतु केवल 104.5 डिग्री पाया जाता है, क्योंकि VSEPR पे ध्यान, कौन सा विज्ञान है, VSEPR। इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसे क्या बोलेंगे, संयोजकता को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। VSEPR अति को मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। VSEPR ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, थ्योरी। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हो जाएगा। और इसको इंग्लिश क्या बोले हैं, संयोजकता को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, इसके आधार पर यह एक कोण डिग्री ना हो करके कितना होता है, ये आपका हो जाता है। होना तो चाहिए वो, लेकिन नहीं हो पाता, हो जाता है यह। और आगे सिद्धांत के अनुसार संयोजकों में विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की मात्रा कम निम्नानुसार होता है। लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। अब देखिए क्या क्या इन्होंने बताया, क्या दो, लोन पेयर LP is greater than lone pair, bond pair BP is greater than BP। इसका मतलब क्या है बच्चों, लोन पेयर greater than लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर greater than लोन पेयर बॉन्ड पेयर greater than बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां आप लिख लीजिए L का मतलब होगा LP लीजिए टोटल, LP का मतलब होता है जो लोन पेयर, ठीक है। BP का मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड
ठीक है, बन जाएगा। लोन पेयर का मतलब हो जाएगा आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड पेयर का मतलब हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म। जल में दो प्रकार का प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर एवं बॉन्ड पेयर पाया जाता है। बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी होने के कारण क्या कहा, जल में दो प्रकार का प्रतिकर्षण पाया जाता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कौन कौन से, लोन पेयर लोन पेयर, और फिर दूसरा कौन सा है, बॉन्ड पेयर पाया जाता है। बॉन्ड पेयर एक ये आपका हो गया, दूसरा ये दोनों प्रतिकर्षण पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर यह पता चलता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर पाया जाता है, बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर क्या होते हैं, प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी होने के कारण, ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी होने के कारण बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर 104.5 डिग्री पाया जाता है। आकार चतुष्फलकी के स्थान पर भी छेद हो जाता है। ठीक है, याद रखना, यदि 109 डिग्री कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, चतुष्फलकी कितना है जल, चतुष्फलकी। और अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर की परिस्थितियां आ गई हैं, इसके अनुसार अब क्या हुआ है, यह घट करके ये सब क्या होगा, सब होकर 104.5 डिग्री हो जाता है। और आखिर कैसी हो जाती है बच्चों, आखिर जाती है धीरे ऐसी भी पेट हो जाती है बच्चों, भी पेट हो जाता है। याद रखना इस पॉइंट को कि अधिक प्रभावी होने के कारण बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर 104.5 डिग्री पाया जाता है तथा आकार चतुष्फलकी के स्थान पर द्विछेद हो जाता है। याद रखिए, मेन पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर क्या हो जाता है, 104 डिग्री 104.5। ऐसे में इसको बता दूं आपको 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर 104.5 डिग्री हो जाता। बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, पेपर में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। और दूसरा इसका पॉइंट लीजिएगा, चतुष्फलकी के स्थान पर चतुष्फलकी के स्थान पर कितना हो जाता है, चतुष्फलकी के स्थान पर आकृति क्या हो जाती है, भी से ठीक।
यानी ये दोनों स्टार्ट पॉइंट है, कंफ्यूजन में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूजन होकर के इसके स्थान पर इसके स्थान पर इस पे अलग अलग कर देते, गलत कर देते हैं। अगर 109 डिग्री आएगा तो 104 कर देते हैं, 104 में अगर मान नहीं है तो 109, यानी ये दोनों होने के बावजूद भी यहाँ पे लगाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, मैं दोनों को आपको दे दिया हूँ। इसकी स्थिति के कारण ये हो जाता है, इसका चतुष्फलकी चेंज होकर के से हो जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि H2O का आकृति क्या होता है, तो G से बताएंगे। कैसा होता है कि G से, और एक अगर 1 हो जाएगा तो 104.104.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा मैं इसकी चर्चा करवा देते हैं। इसकी चर्चा के आधार पर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका, और कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको उसी के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, इसको तो मैं बना चुका हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 4, दो आपका एक ये लेकर ये लेकर बंद बना दिया। देखिए एक यहाँ पाया जाता था, एक यहाँ पाया जाता था। ये इसका है, ये इसका है, और ये यहाँ का मतलब ये ऑक्सीजन का एक हो गया, ऑक्सीजन का एक हो गया, 2 2 4 यानी 6 टोटल हो गया। तो ये क्या है, जल की संरचना है। क्या है? जल की संरचना। और अब इसमें और देखिए, एक लोन में रखिए, एक लोन में रखिए, दोनों हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके बीच में 104.5 डिग्री का कोण बना। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, लोन पेयर, लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर के माध्यम से बना हुआ है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो क्रिया निकल के आ रही है, तो पीपी निकल के आ रही है। और यदि मान लीजिए इनकी कंडीशन देखेंगे और इसके आधार पर ये कंडीशन देखेंगे, तो क्या होगा बच्चों, बताइए, आप ही बताइए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या सकते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और यहाँ क्या नहीं आया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे बनता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे बनता है, उसके आधार पर मैं आपको कंडीशन बता दिया। ठीक, ये हमारी जो लाइनिंग है यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड बना है, तो किसके माध्यम से बना है, बॉन्ड पेयर के माध्यम से। ये पॉइंट जो बना है यहाँ से यहाँ तक के बीच में किसके माध्यम से बना है, बॉन्ड पेयर। ये लिखा है आपका बॉन्ड पेयर। अब बात करते हैं, यहाँ इस कोण से लेकर इस कोण के बीच की दूरी कितनी हो गई, 150.5 डिग्री कोण हो गया। फिर देखिए, ये आपका क्या है, जो एरिया बना हुआ है, इसको बोलते हैं एकाकी वृत्ताकार युग्म। ठीक है, लोन पेयर। ये भी आपका लोन पेयर हो गया, 1 2 1 2 हो गया। अब बात करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो कंडीशन आ रही है। देखिए, कंडीशन मैंने एक वजह से बना दिया, इसके आधार पर आप यह समझ जाइए कि दोनों के बीच की बात करता हूँ, पहले लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आपको समझ में आ गया, दो प्रकार का बॉन्ड बना है, कौन कौन सा, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और दूसरा हो जाएगा आपका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बन जाएगा। बहुत अच्छा, तो आपका यहाँ भी ये कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, अब तो आपको पता हो गया जल का सूत्र क्या होगा, कोई भी बता दे। H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल की आकृति कैसी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, वी शेप होगी। इसके बाद पूछा जाएगा कि 1 और 9 डिग्री साइड के आधार पर जल की आकृति कैसी होगी, तो चतुष्फलकीय होगी। ये तो बन जाएगा। ये बात पूछते हैं कि मान लीजिए दो आपका रहेगा, जल की आकृति में 1 और 9 डिग्री साइड, एक को 4.5 डिग्री, एक को 7 डिग्री, एक को 3 डिग्री। अब इसमें कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, एक को 4.5
सॉरी 1 को 4.5 डिग्री कोण भी रहेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, जल में किस प्रकार का कंकरण होता है? जल में किस प्रकार का कंकरण होगा? sp3 प्रकार का कंकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जल में कितने बंध बनाते हैं? 2 बंध बनाते हैं। ठीक, किसके बीच बंध बनता है? ऑक्सीजन के बीच बनता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बंध बनता है? तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको जवाब दिया। और यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आपके कंपटीशन पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आंशिक एवं विपरीत आवेशों के मध्य पाए जाने वाले एक आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। 2 या अधिक अणुओं के मध्य बंध पाए जाने वाले अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध कहते हैं। 2 अणुओं के बीच में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जल के भौतिक गुण की बात करते हैं। जल का भौतिक गुण क्या होगा? कमरे के ताप पर जल क्या होगा? बताइए, जल का भौतिक गुण कमरे के ताप पर क्या होता है बच्चों? कमरे के ताप पर जल का भौतिक विस्फल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पहला बताया गया है। कमरे के ताप पर जल रंगहीन, नमहीन, स्वादहीन द्रव है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव। उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के कारण जल का उपयोग पारस्परिक विलायक के रूप में किया जाता है। उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के कारण उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के कारण जल का उपयोग पारस्परिक विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हुआ, जल के भौतिक गुण हो गए। ठीक है, बन जाएगा पेपर पे। यहाँ पे जो बनता है तो आप विद्युत गुण में होता है। नेक्स्ट के बात करते हैं, जल का रासायनिक गुण थोड़ा देख लेते हैं। जल का रासायनिक गुण क्या होगा? इसका प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हो गया बच्चों। आप नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिर जल के रासायनिक गुण देते हैं। जल का रासायनिक गुण क्या होगा? पहला पॉइंट होता है स्थिराइट। स्थिराइट का मतलब होगा यदि हम जल का डिफ्यूजन करेंगे ठीक है, ये कहना चाहिए यदि हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जल साधारण ताप पर स्थायी है किंतु बहुत उच्च ताप पर दहन करने पर अपने आवेदी तत्वों में ध्वस्त हो जाते हैं। लगभग कितने? 150
नहीं 1500 केल्विन तापमान, 1500 केल्विन तापमान से गर्म किया जाता है तो H2O विभाजित होकर किसमें, अब आपको तो पता है बच्चों H2O जब विभाजित होता है तो जैसे और O तो बनेगा नहीं, क्या बनता है H2 बनता है और O2 बनता है, यानी अपने अगली बार को विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 2 है, सही है, लेकिन आपने संख्या यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो आप एक काम करें इस तत्व का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ जाती है और आपने संख्या और हो गई बढ़ गई, मतलब पाना चाहिए अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो 4, आप ऐसा कोई यानी आप देखिए कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है स्थायित्व यह कहा गया कि पहले स्थायी होता है लेकिन उच्च तापमान में गर्म किया जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने अगले अणुओं में नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट होता है अम्ल क्षार लवण या उभयधर्मी प्रकृति क्रॉसन वाले सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ठीक है, अम्ल प्रोटॉन दाता एवं क्षारक प्रोटॉन ग्राही चीज होते हैं। जल उभयधर्मी प्रकृति का होता है क्योंकि यह अम्ल एवं क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। जल कैसा होता है उभयधर्मी होता है और यह दोनों की तरह यानी अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है, एसिड की तरह भी करता है और क्षार की तरह व्यवहार करता है। देखिए कैसे HCl की क्रिया H2 के पास रहेगी, देखिए कैसे HCl की क्रिया HCl क्रिया H2O के पास रहेगी। अब देखिए क्या हुआ, एक और पॉइंट बच्चों दूसरा पॉइंट है अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण या उभयधर्मी, क्यों कहते हैं उभयधर्मी, क्योंकि यह दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब HCl और H2 दोनों आपस में क्या करते हैं, देखिए वो क्या करता है यहाँ पे बन सकता है HCO पॉजिटिव प्लस Cl, यहाँ पे अम्ल कौन है बच्चों, तो यहाँ पे एसिड यही है, आप जानते हैं ये क्या होगा H2O क्या है बेस, यानी वो क्षार की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे H2O यहाँ पे क्या है क्षारक की काम कर रहा है और यहाँ पे HCl अम्ल है, इस कारण से यहाँ पे HCO क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। Cl नेगेटिव किस तरह का होगा यहाँ पे बेस की तरह, ठीक है वैसे। अब HNO3 की H2O के साथ कराइए, पहले देखा HNO3 ये क्या है HNO3 की H2O के पास कराएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए बनाइए क्या बना सकते हैं आप, इसमें क्या बना सकते हैं बच्चों, चलिए रासायनिक पद्धति देखिए HCO पॉजिटिव बन जाएगा, क्या HCO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये क्या है HCO पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है HCO को, ठीक है। अब इसको अम्ल क्षार की बात करता हूँ, देखिए कैसे यह आपका एसिड हो जाएगा, यह आपका बेसिक हो जाएगा और यह आपका एसिड की तरह काम करेगा और यहाँ पे हम आ जाएगा बच्चों बेसिक की तरह काम करता है यानी क्षारक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है बन जाएगा। प्रबल अम्लों के साथ क्षार प्रोटॉन ग्राही, क्या लिखा है अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं। अम्ल क्या कर रहे हैं प्रोटॉन को ग्रहण कर रहे हैं और क्षार क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सॉरी अम्ल प्रोटॉन दाता, अम्ल क्या करता है प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, क्षार कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। देखिए अम्ल प्रोटॉन दाता क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। यहाँ एसिड और बेस है, एसिड से हाइड्रोजन निकल रहे हैं यानी मतलब क्या हुआ HCO पॉजिटिव मतलब क्या हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई और इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए
यहाँ Cl नेगेटिव बेस का काम कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अम्ल प्रोटॉन दाता यानी प्रोटॉन को क्या कर रहा है, दे रहे हैं, और क्षार क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये इन्होंने दिया, इन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही कंडीशन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रबल क्षारों के साथ अम्ल प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। यहाँ प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता था। प्रबल क्षारों के साथ यह अम्ल प्रोटॉन दाता की तरह ही व्यवहार करता है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझते जाइएगा। क्या होगा इसमें, H2O क्रिया करता है NH3 अमोनिया के साथ, H2O प्लस NH3 के साथ क्रिया होगी। चलिए इसमें H2O के साथ NH3 क्रिया हो रही है, तो आप देखिएगा यहाँ पे जरूर क्षार की तरह व्यवहार करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जब क्रिया हो जाएगी तो आगे अगर टूटेगा तो क्या टूटता है, जो अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में नष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाता है AR पॉजिटिव और OH। ये OH क्या है, बेसिस है। ये क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वहां पे अपोजिट प्रोटॉन दाता प्रबल क्षारों के साथ यह अम्ल प्रोटॉन दाता होता है। H2O हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एसिड है और H मतलब बेस। दूसरी रिएक्शन देखिए, H2O की क्रिया CN के साथ करा दीजिए, CN नेगेटिव क्या हो गया, HCN प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड अनुसार। ये CN वाला होगा, पैराडाइन होता है। ये आपको बच्चों समझ में आ गया, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, इसमें से तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज किया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। तो आप इसको अच्छे से जरूर रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये रासायनिक जब क्रिया होती है वो समझने में, जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्रॉब्लम होती जाएगी। और ये किस पर डिपेंड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही आपको पेरेंट टेबल बना के दिया हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, तब जाकर आपके रासायनिक तत्व बनने लगेंगे। आप पहले जानेंगे N क्या है, H क्या है, NH मिलाकर NH3 का निर्माण हुआ, और NH पॉजिटिव क्या है, अमोनियम आयन है। तो बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं यहाँ पे जो आपको बेसिक से रिलेटेड है, बेसिक पढ़िए, समझिए। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने मित्रों को भी बताइए, पढ़िए, समझिए। ओके, गुड डे।